सभी बच्चा ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आर्यभट्ट के बारे में। किसके बारे में? आर्यभट्ट, ठीक है। जो कि आर्यभट्ट कौन थे? जीरो के आविष्कारक, गणितज्ञ थे। क्या थे वो? गणितज्ञ थे, ठीक है। और पृथ्वी जो गोल है ना, पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले व्यक्ति वही थे, ठीक है। जो बताए थे कि पृथ्वी गोल है। चल, इसका थोड़ा सा अर्थ याद रहेगा, कॉपी में लिखे हुए हैं। देखो, मतलब समझ लो थोड़ा सा। शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? शब्दों का अर्थ। शब्दों का अर्थ का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ। तो अनुपम, अनुपम एगो लड़की का नाम भी रहता है, ठीक है। अरे रहता है कि नहीं रहता है? तो अनुपम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। अनुपम मतलब सुंदर। एक लड़की को या किसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि अहाँ अनुपम छी। कथी? अरे नहीं बोल सकते हैं? मतलब अहाँ सुंदर छी, मतलब अहाँ अनुपम छी, बेहतर छी। कथी छी? बेहतरीन का मतलब सुंदर होता है, बेहतरीन का मतलब सुंदर, है ना। तो हम यह भी बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जो आपको सुंदर के लिए, लड़कों के ना, कोई जरूरी लड़की है सुंदर हो है? ऐसे बढ़िया तो लड़का हो है ना है। ए बात समझ में आया? या किसी वस्तु को भी हम बोल सकते हैं भाई ना, कि ये वस्तु अनुपम है। क्या है? अनुपम का मतलब सुंदर, ठीक। नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्र कैसे बुझे है? अरे नक्षत्र नहीं लोगे है? तारा। नक्षत्र का मतलब क्या होता है? तारा। नक्षत्र का मतलब तारा। उपग्रह, ग्रहों का उपग्रह। जो बड़े ग्रह, यानी एक ग्रह होता है ना, बड़ा ग्रह, तो उस बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं हम? उपग्रह बोलते हैं। जैसे एक, जैसे होता है ना मुखिया और उपमुखिया। तो बस समझ में आया? तो ऐसे ही होता है ग्रह। आज जो बड़े ग्रह की परिक्रमा करता है, उस आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो बड़े ग्रह की परिक्रमा करता है। परिक्रमा मतलब चक्कर लगाता है। परिक्रमा का मतलब क्या हुआ? चक्कर लगाता है, ठीक है। उस आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। अपूर्व, जिसके जैसा पहले न हुआ हो, मतलब अपूर्व यानी कि पहले ऐसा। अपूर्व का मतलब क्या हुआ? जिसके जैसा पहले न हुआ हो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? आकाश। अंतरिक्ष में जाकर गिरबे अगर मारबू तो, आकाश में जाकर। ये बात समझ में आ रहा है? मिति मतलब क्या होता है? मापना। मिति मीन्स क्या होता है? मापना। जैसे एक चैप्टर पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब वही कोण, और मिति का मतलब मापन, ठीक है। जब पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति तब समझ में आएगा, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों की माप या तीन भुजा के माप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तब मिति मीन्स क्या होता है? मापन, ठीक है, माप। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब क्या होता है? इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? इच्छा। जैसे कुछ लोगों को अगर कोई चीज नहीं होता है तो जैसे मेला लगता है, मेला देखने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, देखने की इच्छा। सतत मतलब क्या होता है? लगातार। व्यास मतलब वृत्त से होकर परिधि के दो छोरों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं व्यास। जैसे देखो,
ये गोलाकार है, इसको बोलते हैं वृत्त। रे बात क्या कर रहा है लड़का लोग, बात क्या कर रहा है, सब ध्यान दो इधर। अभी हम पूछेंगे पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के बाद हम पूछेंगे सबका मतलब, इसलिए ध्यान दो। परिधि हम किसको बोलेंगे, तो परिधि हम किसको बोलेंगे, जैसे गोलाकार है, ये गोला है, इस गोला को क्या बोलेंगे हम, बीच में अगर दे देंगे केंद्र तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त। अब व्यास जो बोलते हैं सो देखो, ये केंद्र है, आई इसको बोलते हैं परिधि, ये आयरे आयरे वाला को क्या बोलते हैं, परिधि। ये दोनों छोर को यहां से लेकर यहां तक के, देखो अगर यहां से लेकर यहां तक केवल इतना ही बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, त्रिज्या। यहां से लेकर केवल यहीं तक, यहीं रुक गए तो इसको बोलेंगे त्रिज्या। लेकिन ये दोनों को, दोनों इसे यहां से लेकर के यहां तक अगर आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे व्यास। उसको क्या बोलेंगे, परिधि, तो इसको बोलते हैं, इसको आयरे आयरे वाला को। बात समझ में आया, ठीक है। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक मिलने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। चले अब, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे, वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी की चक्कर लगाती है, अभी बोले थे ना। देखो वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र कहे तो पटना। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे, क्या थे, किसान से ही देखो वैज्ञानिक। वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। आर्यभट्ट भारत के पहले ऐसा व्यक्ति थे, अभी बताए थे ना, जो बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, यानी घूमता रहता है, ठीक है। चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं इस बात को, ठीक। क्या है, आर्यभट्ट, क्या है, आर्यभट्ट, ठीक है। आकाश में क्या कहा जा रहा है, आकाश में, आकाश जानता है ना, आकाश किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष को, किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष को। आकाश में चमकते सितारे हमेशा, सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा से मनुष्य के लिए आकर्षक के केंद्र रहे हैं। बात सही है। आकाश में जो तारा चमकता है ना, उसको हर मनुष्य देखना चाहता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कौन, मनुष्य। तो वही कहा जा रहा है कि आकाश में जो चमकते हुए तारे हमेशा से मनुष्य के लिए आकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है, आकर्षण कर लिया। जैसे हम सुंदर चीज को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, सुंदर चीज को देखते हैं तो क्या होता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मन मोहित हो जाता है, ठीक है। तो वही जब तारे को देखता है ना, चमकते हुए सितारे को, तो मनुष्य क्या हो जाता है, तारे को देखने के लिए आकर्षित हो जाता है, ठीक है। मानव युगों से यह कल्पना करता रहा है। युगों से मतलब क्या, मानव, मानव का मतलब क्या, आदमी। युग से, युगों से मतलब जैसे अभी कलयुग चल रहा है, ठीक। कलयुग जैसे सतयुग, त्रेता युग, ये सब युग था। तो वही कहा जा रहा है, युगों युगों से यह कल्पना करता रहा है कि वह इन नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब क्या होता है जी, नक्षत्र का मतलब क्या होता है, तारा। इस नक्षत्र के रूप रंग, मतलब तारे का रूप रंग, आकार और रचना को जान सके। अब देखो, कोई भी चीज के प्रति आकर्षित हो जाता है, अगर कोई भी चीज के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उसका रंग, रूप, आकार, बनावट, आकार का मतलब क्या होता है, बनावट, उसके प्रति आकर्षित, यानी कहने का मतलब कि उसका रंग अच्छा है,
उसका बनावट अच्छा है, उसका आकार जो है क्या है, अच्छा है, तभी तो किसी चीज के प्रति आकर्षित होता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके, उसकी यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। देखो कितनी बड़ी बात कहा, मतलब मानव जो है ना युगों से कल्पना करता रहा है कि नक्षत्र को हम समझे, नक्षत्र को बारे, देखो नीचे से तारा दिखाई देता है ना इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है वो। सूरज तुमको दिख रहा है ना इतना ही बड़ा, लेकिन सूरज इतना ही बड़ा है? सूरज बहुत बड़ा है, तभी जाकर के दिख रहा है। सूरज बड़ा नहीं रहता, तारा बड़ा नहीं रहता तो दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, छोटा रहता तो। ठीक है, अब देखो नक्षत्रों के रंग, रूप, आकार और रचना को जान सके, किसका मन है? आदमी का मन है कि हम नक्षत्र को यानी तारे को जान सके, उसकी यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। यह विचार भी उसे गुदगुद यानी गुदगुदाता रहा है, यानी मन में हमेशा से आदमी को होता रहा है कि हम तारे को बारीकी से देखे, समझे, उसके रंग को, रूप को, आकार को। किसी न किसी नक्षत्र पर उसके जैसा लोग भी बसते होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश में विद्यमान नक्षत्र की खोजबीन करने के लिए प्रेरित कर दिया। मन हुआ, अब जब ये मन होगा तो उस चीज के प्रति आकर्षित होगा, आकर्षित होगा तो उसको देखना चाहेगा, ढूंढना चाहेगा, क्या है, कहां है, कैसे है। ठीक है, युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्र में घटने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हो गया है। बात सही है, युगों से चले आ रहे परीक्षणों, परीक्षण का मतलब मतलब सोता है गधा कहीं का। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण, परीक्षण का मतलब क्या होता है? परीक्षण का मतलब होता है युगों से जानना, उसको मतलब परीक्षण करना, पढ़ना, समझना, उसके प्रति तर्क करना, करना ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्रों में घटने वाली घटनाओं को जानने के सक्षम हो चुका है। भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी ग्रह नक्षत्र के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया है। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। जैसे देखो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ग्लोब देखा होगा तुम लोग, ग्लोब देखा है ना, तो पृथ्वी जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, पूरा गोल नहीं है, हल्का सा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है कौन बताएगा? आ कितना झुका हुआ है? तो अपने अक्ष पर वो चक्कर लगाता है। जैसे अभी देखो हम लोग ऐसे है ना, लेकिन पृथ्वी जैसे फुटबॉल देखा ना जी, फुटबॉल, तो समझो फुटबॉल के अंदर में हम लोग हैं। हाँ, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर हम लोग हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल है ना, तब फुटबॉल जैसे है तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है सो क्या करता है, अपने धुरी पर चक्कर लगा, लेकिन उस पृथ्वी पर, फुटबॉल पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, वही कहा जा रहा है क्या, आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। उनके अनुसार तारा मंडल स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से
पूरब की ओर घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मतलब पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी ऐसे घूमता है, ऐसे। इसलिए हम लोगों को पता चलता है सूर्य, देखिए तो पूछेगा कि सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाता रहता है? आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? और वह जो घूमता है ना धुरी पर, तो वो कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। कहा? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसलिए हमें पता चलता है कि सूर्य किधर उगता है? किधर? और डूबता किधर है? लेकिन ये जो पृथ्वी चक्कर किधर से किधर लगाता है? पश्चिम से पूरब। जैसे ये कौन है? पश्चिम। ई मान लो गोला है ना, तब पृथ्वी ऐसे 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 चक्कर लगाता है। तो जैसे ही मान लो ये जहां पर हम लोग पृथ्वी पर है ना, तो जैसे यहाँ है हम लोग, तो इधर से चक्कर लगाया तो यहाँ आया ना जी पृथ्वी, तब जाकर के हम लोग कहते हैं कि अब सूर्य उग गया। बात समझ में आया? अब फिर क्या हुआ? फिर मान लो ऐसे ऐसे अभी घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ आए हम लोग, तो यहाँ आए तो बोले सूर्य उगा। अब फिर ही घूम करके ऐसे होगा, फिर डूब गया। फिर गए ना पश्चिम की दिश, तो पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो क्या लगता है हमको? अब डूब गया। अब समझ में आया बात? बात समझ में आया? तो वही बात है, पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, हम भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। यानी पृथ्वी के साथ, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग हैं तो पृथ्वी घूमता है। अब जैसे मान लो कि झूला रहता है नहीं घूमने वाला, ब्रेक डांस, तो ब्रेक डांस जो घूमता रहता है, तब ब्रेक डांस पर जो भी बैठा रहेगा वो भी घूमेगा ना, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तब पृथ्वी, हम लोग अभी पृथ्वी पर जैसे हैं, तब पृथ्वी समझो घूम रहा है। वो सब समझेगा, सब पढ़ेगा, वो साइंस की बातें हैं, पढ़ाएंगे तो वो भी तुमको समझ में आएगा क्या कंडीशन होता है। सब चीज पढ़ेगा ना, इसीलिए ना कहता है बाबू पढ़ो तो हर चीज। देखो जैसे पृथ्वी पर है ना हम लोग, लेकिन पृथ्वी अभी समझो घूम रहा होगा। पृथ्वी अभी क्या हो रहा होगा? ठीक है, पृथ्वी अभी क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे ट्रेन, तो ट्रेन अपन चलित रहे यहाँ आराम से बैसल रहे कि नहीं बैसल रहे आ? लेकिन उ छोटा चीज है और धुर 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 आवाज करते रहता है, तो हमको तुमको पता चल जाता। लेकिन कभी गेस करना, जब ऐसा ट्रेन जैसे कि मेट्रो, मेट्रो के अंदर तुम बैठ जाएगा तो तुमको यहां से लेकर के दिल्ली ले जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा हम दिल्ली आ गए। अहाँ आराम से ओहि पर बैसल रहे, अहाँ के बुझात हम घर में बैसल छे। मेट्रो में अगर बैसेगा ना, तो तुमको क्या लगेगा कि हम कोनो एक जगह घर में बैसल छी आराम से, आ चल रहा है, आ पतो नहीं चल रहा है कि मेट्रो चल रहा है। तो बात समझ में आया? तो उसी की तरह पृथ्वी भी है कि चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो जैसे मेट्रो में हम बैठे ना भाई, अब मेट्रो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेट्रो कभी ऐसे गोल घूमे, ये भी तो हो सकता है ना। तो मेट्रो में जिस तरह से हम लोग बैठते हैं तो पता नहीं चल पाता है, वैसे ही अभी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं, तो पृथ्वी के साथ हम लोग भी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। क्योंकि जैसे 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 घुमा तो हम लोग भी घूमे ना, तब ना अभी हम लोग यहाँ हैं, आ घूमते 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 यहाँ आए तो कह दिए सूर्य उग गया पूरब दिशा, तो इसका मतलब हम लोग घूमे ना, मतलब हम लोग घूमे। अब जैसे मेट्रो चल रही है, तो मेट्रो में हम बैठे तो हम भी चल रहे हैं, मतलब चल तो रहे ना मेट्रो के साथ हम भी। मेट्रो पर हम भी तो हम भी चले, तब ना दिल्ली पहुंच गए है, कि बिना चलने में दिल्ली पहुंच गए है। पृथ्वी के अंदर तो रहलिए, पृथ्वी पर है ना भाई हम लोग, मेट्रो में तो रहलिए तब ना पहुंचलिए। तो एक प्रकार से पृथ्वी चला मतलब हम लोग भी चले, पृथ्वी घूमा तो हम लोग भी घूमे।
आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। पहले कहा जाता था कि पृथ्वी क्या है, अपने धुरी पर। धुरी का मतलब क्या होता है, वो जो साइकिल के धुरा बुझी छे ना, ए बता, ई जे साइकिल के चक्का भेल ने, आ एगो जे अता धुरा गोलका गोलका नहीं रहे लागल एना का स्पोक 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 एना नहीं रहे है? आप समझा? स्पोक एना नहीं रहे है? आ ई गोला नहीं रहे है? अभी जाब तो सबसे पहले यहाँ देखब साइकिल पर, अभी निकालबे ना, देखबे कि सबके साइकिल में धुरा है कि नहीं है। तो ई रहता है कि नहीं रहता है? आ ओमे एनाहिते जका रहे एकदम कनी मोरियाल जका, मोरल जका स्पोक। अरे मोरल जका स्पोक, एहि में रहल एना का खाच छेद रहे है, छेद में फंसायल रहता, ई रहते में घुसल। ठीक है, फिर इसमें भी रहता है छेद, आई कसल रहता है। ता इसको बोलते हैं क्या, धुरी। यानी उस साइकिल में ही इसलिए बोलते हैं धुरा। साइकिल में जो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, धुरा धुरी, एक ही बात हुआ। ठीक है। तब पहले ग्रंथ में क्या कहा जाता था, पृथ्वी स्थिर है। स्थिर मतलब घूमता नहीं है, लेकिन आज हम लोगों को पता चल रहा है कि पृथ्वी घूमता है। आर्यभट्ट का जन्म अस्मक प्रदेश में 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लिख लो। छिहत्तर ईस्वी में हुआ था, गोदावरी एवं नर्मदा के बीच। कहा, गोदावरी एवं नर्मदा के बीच के क्षेत्र को अस्मक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अरे गोदावरी नदी है ना, आ नर्मदा नदी, ता ई दोनों के बीच में एगो क्षेत्र पड़े है, ओकरा अस्मक क्षेत्र कहल जाए। कथी कहल जाए, अस्मक क्षेत्र कहल जाए। ठीक। वे अपने नए विचार के प्रचार के करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने एवं उत्तर भारत में ज्योतिषियों के विचार का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए थे। कौन, पाटलिपुत्र आए। क्यों आए, कि ये जो पृथ्वी स्थिर है ना, देखो आर्यभट्ट जी जब तक नहीं बतेलके तब तक ग्रंथ में लिखल रहे कथी, कि पृथ्वी घूमे ने है, वो स्थिर है। लेकिन आर्यभट्ट के बर्दाश्त नहीं भेले, तो उ खोज के लेल चल गए कि पृथ्वी स्थिर है। वो जब किताब में पढ़ा ना भाई, तो उनको लगा कि पृथ्वी स्थिर है। बस वो क्या किया, ये अंधविश्वास उसको लगा, विश्वास नहीं किया उस पर ना, पृथ्वी स्थिर नहीं है। अगर स्थिर होता तो कभी हमको पूरब सूर्य पूरब में उगता हुआ क्यों दिखता, आज सूर्य पश्चिम में डूबता हुआ क्यों दिखता। कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा। बात समझ में आया ना। वैसे ही अंधविश्वास को दूर करने के लिए उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचार का अध्ययन करने, तो उत्तर दिशा के भारतीय ज्योतिषी, ज्योतिषी मतलब जे ज्योतिष जानित रहे पंडित जी, वो पंडित जी जो ज्योतिष जानते रहते हैं, उससे भेंट मुलाकात। उत्तर भारत के, जैसे कि मान लो कि इधर के पंडित जी अलग होते, उधर के पंडित जी अलग हेते, तो सोचल के कि एम्हर के पंडित जी हमरा सबके दिशा के तो कहिए रहल है, लेकिन उत्तर भारत के ज्योतिषी के विचार को अध्ययन करने, अध्ययन मतलब पढ़ाई करने पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र मतलब पटना, मतलब हम लोग अभी क्या है, उत्तर भारत।
पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उसकी वेधशाला थी। क्या थी? जहां तांबे, पीतल, लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे, मतलब मशीन। मशीन किस चीज का था? तांबे का, पीतल का, लकड़ी का मशीन था। तरह तरह। यंत्र का मतलब क्या होता है? मशीन। यंत्र का मतलब क्या होता है? मशीन। आर्यभट्ट को ज्योतिष सम्राट कहा जाता है। आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? ज्योतिष सम्राट। सम्राट का मतलब होता है राजा। सम्राट का मतलब क्या होता है? राजा होता है, ठीक। ज्योतिष सम्राट कहा जाता है, पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी। गणित के गणितज्ञ भी कहा जाता था। किसको? आर्यभट्ट को। गणित लिखे हुए थे, बहुत सारी चीज गणित में बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, अब बहुत चीज को प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए गणितज्ञ तो थे ही, वह ज्योतिषी का भी सम्राट राजा बन गया था। यानी ज्योतिष में भी ज्ञान रखने चले वो। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति क्या होता है भाई, पढ़ने गणित में भी तेज हो, पंडित वाला जो ज्योतिष पढ़ने वाला हो वो भी तेज हो उसको जानने में, ठीक है। वही। फिर इन विषय में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यता का खंडन कर नवीन, नवीन का मतलब नया, सारे पुराने चीजों को एकदम खंडित तोड़ ताड़ दिया, समझो। अंधविश्वास था उनको, ठीक है। मान्यता को खंडित कर दिया, चूर चूर कर दिया। नवीन का मतलब नया, और एगो नया बात निकाला, नई मत निकाली, ठीक है, स्थापना की। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। क्या थे? स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल स्वतंत्र से सोचते थे। किसी की के अंदर जो है मतलब उसके अंदर जो है किसी का डर नहीं था। व्यक्ति थे, और किसी भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। ऐसा नहीं है कि वो बढ़िया आदमी है, अगर वो बोल रहा है गलतों बात कह रहा है तो हम मानिए लेंगे, वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। जो बात गलत है तो गलत। जैसे पहले की ज्योतिषी में लिखा गया था, ज्योतिषियों ने बताया उनको कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है, लेकिन वो माना नहीं, ठीक है। आर्यभट्ट ने अपने अनुभव और विचारों को आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ में संकलित किया। आर्यभट्ट जी आर्यभट्टयम एगो पुस्तक लिख दिया। वो पुस्तक का क्या नाम था? आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम, क्योंकि नाम था इनका आर्यभट्ट, इसलिए आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ में संकलित किया। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। आर्यभट्टयम को आर्यभट्टीय भी कह सकते हैं। उनकी पुस्तक एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? जब आर्यभट्टयम किताब लिखे तो कितने साल के थे? 23 साल के थे। जब यह पुस्तक लिखी गई है, न यह आश्चर्य की बात, क्योंकि इनकी इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथ और परंपरागत धारणाओं को खंडन कर नवीन विचार, और देखो अब 23 साल के उम्र में, क्या साल के उम्र में? 23 साल। लेकिन 23 साल के उम्र में इसने क्या किया? एक आर्यभट्टयम नामक किताब रच दिया। वो भी क्या कि दोसर ज्योतिषी सबके कहल कि सब बात गलत है, यहाँ सबके, और मेरा बात सही है, ठीक है। जब यह पुस्तक लिखी गई है ना, तो यह आश्चर्य की बात, क्योंकि इतने छोटे आयु में, आयु मतलब उम्र में, धर्म ग्रंथों और परंपरागत धारणाओं का खंडन करके नए विचार को प्रकट कर दिया। कितनी बड़ी बात है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है। धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम न था। बात तो सही है।
आर्यभट्टम में गणित और ज्योतिषी दोनों ही है। देखो मतलब आर्यभट्ट जी देखो एक गणितज्ञ तो थे ही, गणित को लिखने वाले तो थे ही, और ज्योतिष को भी लिख दिए। ठीक है, यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोक में सिमटा हुआ था। मतलब कहने का ये जो ग्रंथ था ना, लड़का मस्ती करेगा। यह ग्रंथ केवल 242 पंक्ति जानता है ना, 242 से पंक्ति रहे, ज्यादा बड़ा नहीं रहे, लेकिन 242 पंक्ति में ही बहुत सारे चीजों को लिखे हुए थे। जैसे कविता देखे थे तो कविता रहत एतवेटा, कहानी बढ़िया बड़का, लेकिन कविता एतवेटा, लेकिन एतवेटा बात में बहुत बात छुपल रहे हैं। ठीक है, वही पर यह गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार था। देखो था 242 से, आर्यभट्टयम ग्रंथ जो लिखा तो वो कितने लाइन का था, 242 लाइन का ही था, लेकिन उसमें पूरा गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार था। आर्यभट्ट महान ज्योतिषी शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे और महान ज्योतिषी भी थे। ठीक है, शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में, अपने काल का मतलब अपने जमाना में, अपने समय में फैले अनेकों अंधविश्वासों का खंडन कर दिया। जब बहुते बात फैलल रहे ना, जना पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी क्या है, स्थिर है, लेकिन उसने खंडित कर दिया बात को कि तुम्हारा बात गलत है, पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपने धुरी पर चक्कर लगाता रहता है, तो खंडित कर दिया। तो यह एक को बात नहीं, एहन एहन कई बातों को खंडित कर दिया। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। जैसे हम बोले थे कि आर्यभट्ट जी ही पहली बार बताए कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है गोल है। किसने पहले बताया, आर्यभट्ट जी ने। और अपने धुरी पर चक्कर लगाते, आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। अब एक बात बताओ, तुम लोग ग्रहण लगे से बुझे छिए, आ चंद्रो ग्रहण लगे आ सूर्य ग्रहण, ए दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है, सूर्य ग्रहण, जो साल में या कई साल में, 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में एक बार लगे है। इस चंद्र ग्रहण आ सूर्य ग्रहण के बतात कि ओई में की हुई से, ये तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग बच जाते हैं। सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण के दिन रहे है आदमी सबके मर हो के, बात समझ में आ रहा है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है कि वही दिन आप में सूर्य ग्रहण तो नहीं हो, आदि चंद्र ग्रहण नहीं हो, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत खतरनाक होता है। हाँ, तो उस दिन कंबल ओढ़ करके आराम से सुतल रहना। ठीक है, जैसे बीच में लागल छल सूर्य ग्रहण है, ग्रहण लगा था इस बीच में 2-3 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है कौन, आर्यभट्ट जी। जैसे आर्यभट्ट जी के बारे में तो आप समझ में आ ही रहा है कि बहुत सारे चीजों को बताए हुए हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का दिन बहुत ही खतरनाक दिन होता है। उस दिन कुछ भी हो सकता है। उस दिन समझो कि सभी लोगों के नया जन्म हुए है। बात समझ में आया, इस बार बताएंगे एक दिन, अब थोड़ा चैप्टर खत्म करना है, एक दिन बढ़िया से समझा देंगे। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी के परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। अब समझो कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लग जाता है। मतलब देखो क्या कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी की जब एक दूसरे पर परछाई पड़ता है तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं।
चंद्र ग्रहण करने का मतलब जना अहाँ देखित होबे ना कि चांद पर काला काला, तो काला काला परछाई, परछाई मतलब छाह, और छाह का मतलब क्या होता है? परछाई। छाह का मतलब क्या होता है? परछाई। परछाई का मतलब क्या होता है? छाह। और छाह जो होता है कैसा होता है? काला। तो बात समझ में आया ना? कभी कभी यहाँ अपने छाह से डरा जाओ, नहीं होता कि नहीं होता है? क्या आप गल कोई भूत ना? तो यानी चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लग जाता है। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। पूछेगा चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। बहुत खतरनाक होता है। मतलब क्या कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ जाए तो चंद्र ग्रहण, लेकिन चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बात बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ओ, चांद जो है वैसे ही नहीं चमकता है बल्कि सूरज भैया के कारण चमकता है, क्योंकि उसका प्रकाश था। अब कहेगा कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो क्या बताएगा कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। कहेगा सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। जब यह बात किसने बताया, तो आर्यभट्ट जी ने पहले बताया है कि चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पृथ्वी की परछाई जब पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। चांद जो है प्रकट होता है और लुप्त होता है। प्रकट मतलब उगना, लुप्त मतलब डूबना। सूरज, चांद तथा नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब तारा, ये तीनों देखो पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूरज, चांद, नक्षत्र जिस मार्गों से यात्रा करते हैं, मतलब यात्रा मतलब चलता है, जिस रास्ते से यात्रा करते हैं मतलब चलता है, उसे रवि मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रवि मार्ग कहते हैं, कहा गया है। और इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशि का विभाजन किया है। कितनी राशि की है से मालूम है? आ? अपन अपन राशि मालूम है? चलो, मतलब सूर्य, चांद्र और नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करता है ना उसे रवि मार्ग कहा गया है। और इसी के आधार पर, किसके आधार पर? उस मार्ग पर जो चलता है ना, उस मार्ग के आधार पर ज्योतिषी ने 12 राशि को विभाजन किया है। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है। जब कोनो ग्रह लग जाता अहाँ के तो थोड़ा बहुत असर पड़े। जना ने कहे हमरा शनि ग्रह लग गया है, बोल जाता है ना कभी कभी। तुम लोग ने अभी जानता है, धीरे धीरे समझेगा, कनी पैग हो तब बुझ लगबे सब बात।
परंतु आर्यभट्ट में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है। अब ज्योतिषियों ने कहा ज्योतिष के पास जेबे तो तोरा बउआ एना ई ग्रह लागल हो ना, अरे ई बात हो एना भ जेतो, ए के पूजा कर तो ई ग्रह कर, तो होता है कि नहीं होता है जी, सारी बातों को बताएगा। लेकिन आर्यभट्ट जी क्या करें, ये सब सारी खेला बेला किस पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? आज भी मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है, परंतु आर्यभट्ट में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? विज्ञान पर आधारित। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था, जिसके, अब देखो आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, जो शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित किया, कि जीरो का प्रयोग हम क्यों करते हैं। जीरो के बारे में आर्यभट्ट जी बोले, खाली जीरो के बारे में जब पढ़ लगबे तो जीरो के बारे में अहाँ 1 साल तक पढ़बे तब वो नहीं खत्म होते। जीरो के बारे में इतने ज्ञान है, ठीक है। शून्य की उपयोगिता के प्रमाणित करना, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर, जैसे हम लोग देखते हैं कि संख्या जो होता है, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, तो ये 10 को छोड़ दो। संख्या टोटल जो होता है कै गो? 10 गो। रे जीरो को नहीं गिनबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं भेला, तो ये 10 गो अंक के मिल को कितनो बड़ा संख्या लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो यह संख्या अही 10टा में से अबे है। जैसे 1,10,1550 लिखना है तो इसी में से आएगा कि कोनो दोसर में से। कितना भी बड़ा संख्या लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? यह 10टा से। क्या? आज सभी अपने आप में हीरो है। अरे बात समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में एक बार और बताए थे, नहीं बताए थे? थप्पड़ जो मारे हैं, ये जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एक बार ई 10 में कहल के हम छियो बड़ा, हम छियो बड़ा, हम छियो बड़ा, मतलब है ना, ई 9 जे है ना एकरा एक थप्पड़ मार दिल के, तो 8 कहल के अकेला मारल हमरा, हम बड़का भाई छो चुप मारबो। अरे समझा, मतलब 9 जे है एकरा 8 के एक थप्पड़ मारल के, तो 8 कल के अकेला मार ली हमरा, कल के हम बड़का भाई छो मार सको छो चुप। तो ये सोचल के 8 सोचल के भाई हमू तक केकरो से बड़का छी, तो ई ध दल के केकरा है 7 के, 7 कल के अकेला मार ली हमरा, तो हम बड़का भाई छो चुप तू मारबो। अब 7 सोचल के भाई हमहू केकरो मारी तो हमरो से कोई छोटा ना, उ 6 के धैल चमेटा ध दल के। रे बात समझ आया? 6 कहल के हमरा अकेला मार लिया हा, बड़का भाई छो चुप। फिर 6 केकरा मारलक? 5 के धैल चमेटा, फिर 5 मारलक 4 के, फिर 4 मारलक 3 के, फिर 3 मारलक 2 के, फिर 2 मारलक 1 के, आ 1 मारलक 0 के, 0 कल के केला मार ली बड़का भाई छो चुप। रे बात समझ आया ना? अब 0 बेचारा सोच लागल हम सबसे छोटका छी, आब की करू हम, आब हम की करू? बस ई बुधियारी केलक छोटका भाई। कथी केलक? ई की केलक, 1 के बगल में बैस गेले। अब ई 10 दौड़ लगले केकरा तरफ? बड़का भाई के तरफ। केकरा तरफ? बड़का भाई के तरफ जा लगले, आ धैल चमेटा ध दिल के एकरा। कल के आप बाज, तू सबसे बड़का छी।
रे बात समझ में आया ना। तो संख्या कोई भी, अब अगर चाहते तो मान लो एक एक मिलके 10 के मार सके है ना, एक दो मिलकर। तो इस तरह से तो कोई अपने आप में छोटा बड़ा नहीं है, समझो सबका अहम भूमिका है। इसका भी महत्व है तो जीरो का भी ऐसा बात नहीं है कि महत्व नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जीरो भी अपने आप में सिर्फ जीरो नहीं है, यानी जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तुम लोग समझता है, लेकिन जीरो कुछ भी नहीं ऐसा बात नहीं है, जीरो का भी महत्व है। क्योंकि अगर एक ई कितने लिखल है, अगर एगो जीरो गो पार कर दिए ना तो सिर्फ 100 रुपया बच जाते हैं, 1000 छले, लेकिन एगो जीरो हटा दिले तो कितने रुपया, 2100 रुपया बच गए। तो जीरो का महत्व नहीं है रे, जीरो पिछू लगने से महत्व नहीं है ना, लेकिन अग्गू लगता है तो धनी बना देता है। रे समझ में आया ना। अगर एक केकरो पास 100 रुपया है, आगा जेगो जीरो लग जाए तो आ एगो और जे लग जाए तो आ एगो और जे लग जाए तो तुरंत अमीर भ गए। नहीं समझा। अब देखो, अब देखो, तो इसका मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। ध्यान दो, कंप्यूटर की माप में शून्य का महत्व सर्व विदित है। सुनो, जैसे हम लोग संख्या से 10 गो के काम पढ़े है ना, लेकिन कंप्यूटर में जो है ना 8 3 4 5 नहीं बुझे कंप्यूटर। कंप्यूटर से ज्यादा नॉलेज है अहाँ सबके, हमरा सबके। कंप्यूटर कुछ नहीं है, कंप्यूटर से ज्यादा तेज छी अपन कंप्यूटर। तो समझ में आ रहा है, कंप्यूटर 2 गो अक्षर बुझे है। कंप्यूटर क्या समझता है, खाली जीरो बुझे नहीं तो 1 बुझे, आ 3 तो बुझते नहीं, 2 बुझते नहीं कंप्यूटर। बात समझ में आया। कंप्यूटर 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नहीं बुझे है, सिर्फ कभी बुझे, जीरो बुझे है या फिर 1 बुझे है। जैसे अब तुमको लगेगा क्या, अब लगेगा क्या, तो 1 लाख 2 लाख 500 200 400 या फिर 1500 काहे लिखाता है, तब तुम लोग सीखेगा कंप्यूटर वाला सर के पास। ये सब जब कंप्यूटर स्कूल में पढ़े चलिए तो कंप्यूटर के बारे में बतावे चलिए, बहुत सारी बात है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बाव के है, चार्ल्स बेबेज। क्या है पहल कंप्यूटर के हिंदी नाम कथी है, संगणक। तुम लोग सीबीएसई में किताब में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस समय किताब जो दिया रहता था उस समय दिया रहता है, ठीक है। अंतरिक्ष की सभी गणनाएं इसके बिना असंभव है, ठीक। कुछ विद्वानों के कथानुसार शून्य का ज्ञान भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही दिया था। शून्य के बारे में किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित अनेकों सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिया। तो आर्यभट्ट ने गणित में कौन कौन गणित, अंक के बारे में बतल के, तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित सबके बारे में सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है। उस समय वृत्त के व्यास और परिधियों की जानकारी कम ही गणितज्ञ को थी। आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 यानी 1500 साल पहले अनुसंधान किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है तो वृत्त की परिधि मालूम की जा सकती है, कि अगर वृत्त का व्यास पता है तो परिधि भी निकाल सकते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है कि जब गाड़ी में हम लोग चक्का लगाते हैं तो चेर खुटबा वाला कैला नहीं लगवे, गोलके कैला लगवे है।
अब एक बात ध्यान देना कि ये जो होता है ना, अब तुम लोग अभी नहीं समझेगा लेकिन कुछ बड़ा होकर के धीरे धीरे अपने समझ जाएगा। जैसे ये गोला है ना, ये गोला पाई के मान कितने हुए 22/7 हो या ना, ये 22/7 एक पूरा मान नहीं है। ये बात पढ़ाया है, कई बार बताया है कि 22/7 जो है पाई का मान पूरा पूरा नहीं है। पाई का मान आज भी वैज्ञानिक निकालों में लागल है लेकिन पूरा नहीं भैल है। बात समझ में आया। लेकिन सवाल में हुआ लगले दिक्कत, कहल के आर्यभट्ट जी कि पाई के जगह पर 22/7 राख को सवाल जब तक बना तू सब आगा चल। ई जो चक्का पूरा पूरा गोल नहीं रहता है, ई जो होता है ना, ई जो होता है ई व्यास, ई 22/7 के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात है। यदि वृत्त का व्यास ज्ञात हो तो हम वृत्त की परिधि भी मालूम कर सकते हैं। मतलब कहने का कि ये जो है ना, अगर ई वाला लंबाई पता है हमरा ई केंद्र होते हुए, तो मतलब ई पूरा के तह से हो हम निकाल लेबे। ई बात पहले के वैज्ञानिक सबके नहीं रहे पता, लेकिन सबसे पहले फिर ई बात के बतल के आर्यभट्ट जी की अगर अत से अत के दूरी बीच की दूरी पता हो ना, तो ई वाला हम निकाल सके छे। तो वो कथी से निकल के वह 22/7 के अनुसार। आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियों की बड़ी कुशलता से समझाया था तथा नए नए सिद्धांत भी स्थापित किए। कौन? आर्यभट्ट जी। तो आर्यभट्ट जी कौन कौन गणित लिखे? अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित। ठीक है। आर्यभट्ट ने ज्यामिति क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा अनुपम मतलब सुंदरता प्रदर्शित किया है। उन्होंने त्रिकोण की 3 भुजा, उसके कोनों का अध्ययन कर कोण की समिति की नई प्रतीति का भी खोज किया। बाद में यूनान के लोग गणितज्ञ ने भी इसकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैल गया। और आज विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हो, पर इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्टियम में ही दिखी जा सकती है। वो जो आर्यभट्टियम किताब था ना, उसमें मिल सकता है। किसके बारे में? यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड। यूक्लिड एगो यूनान के वैज्ञानिक रहा। जैसे यूक्लिड विधि तुम लोग को पढ़ाते हैं ना, यह यूक्लिड जो है यूनान के वैज्ञानिक है। कहां के वैज्ञानिक है? यूनान देश, जैसे भारत देश है ना, वैसे यूनान की ज्यामिति पर आधारित भले ही माना गया हो, लेकिन इसके बारे में अधिकतर जानकारी आर्यभट्टियम किताब में ही मिल सकती है। तो इतनी सारे बात थी इसके अंदर। आर्यभट्ट ने नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान की खोज का रास्ता धार्मिक विश्वासों के रास्ते से जुदा है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक भी वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि ज्योतिष को भी जानने वाले व्यक्ति थे। श्रुति, स्मृति और पुराण की परंपरा के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया था। इसलिए तुम लोग को कहा जाता है ना बाबू कि किताब वाला चीज को पढ़ते पढ़ते ग्रंथ को बहुत, यानी कि गीता को, ग्रंथ को या अपने अपने पुराण इत्यादि वगैरह को भी पढ़ना जरूरी होता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वास्थ्य परंपरा स्थापित की, इसलिए आज हमने उन्हें आसमान में उठाया है। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को किसी काल्पनिक देवता का नहीं, बल्कि अपने महान वैज्ञानिक का नाम आर्यभट्ट यानी दिया, जिसको आर्यभट्ट कहते हैं।
पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया यह आर्यभट्ट के बारे में बात था। बात समझ में आया? तो इतनी बारी अब आर्यभट्ट के बारे में आई कितने बात सीखलिए। अब कल तुम लोगों का काम रहेगा कि आर्यभट्ट के बारे में जितना बात सीखा उस सारी बातों को लिख करके ही लाना है। समझ में आया? ठीक है।